नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे BSTC प्री DLED एग्ज़ाम 2022। दोस्तों, इस बार जो DLED BSTC के एग्ज़ाम का जो आयोजन हो रहा है उसको देखते हुए मैं आज के इस वीडियो सेशन में दोस्तों इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस पेपर के पैटर्न पर कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपसे मानसिक योग्यता की बात करें तो इसके अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्नों का जो अंक भार है वो कितना होगा, 150 नंबर का। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 के हिसाब से 150 नंबर का ये अंक भार। फिर आपसे शिक्षण अभिक्षमता, इस पर भी 50 क्वेश्चन यानी 150 अंक का ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मानसिक योग्यता, राजस्थान सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिक्षमता, इस पर आपके 450 नंबर के हो जाएंगे। फिर दोस्तों 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, वो आपके कंपलसरी रहेगा। इसके अंदर आपके 60 अंक का हो जाएगा ये पेपर। फिर दोस्तों आपके सामने ऑप्शनल होगा हिंदी और संस्कृत, इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन रखना है कि कौन सा पेपर आपको अटेंड करना है। तो इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 3 के हिसाब से 90 नंबर का ये हो जाएगा। तो इससे आपके पेपर का जो अंक भार है वो कितने नंबर का हो जाएगा, 600 नंबर का। यानी कुल पेपर का अंक भार 600 होगा और क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें समय की, तो 180 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। अब दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले दोस्तों वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे और विद्यार्थियों को भी आज के इस वीडियो सेशन का फ़ायदा मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ZRYX को CBIA लिखा जाता है, तो XPWO को किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि ZRYX को किस प्रकार लिखा जाता है, CBIA। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि XPWO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए, Z का विपरीत अक्षर क्या बन रहा है, A। R का विपरीत अक्षर क्या बन रहा है, I। Y का विपरीत अक्षर क्या बन रहा है, B। और X का विपरीत अक्षर क्या बन रहा है, C। तो उसी प्रकार दोस्तों ये जो X है इसका विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, C। यानी कि जो अंत का अक्षर है वो C आएगा। तो यहाँ पर A ऑप्शन में T आ रहा है, ये नहीं हो सकता। B में A आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। C के अंदर P आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर पहले ही ऑप्शन में मिल जाएगा, D ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको समय को जितना बचाना है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। यहाँ पर ओनली अंत का जो अक्षर है वो C आ रहा है D ऑप्शन में, तो आपका D ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा LDKC। तो D आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है 6, 24, 60 और 120। उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, आपको संख्या दे रखी है 6, 24, 60 और 120 और फिर वो आपसे कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो 6 वो किस प्रकार से लिखा गया है, 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब -2। 24 कैसे हो जाएगा, 3 का क्यूब -3। 60 किस प्रकार लिखा गया है, 4 का क्यूब -4। फिर 120 कैसे लिखा गया है, 5 का क्यूब -5। तो उसी प्रकार अगले टर्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का क्यूब -6। अब 6 का क्यूब कितना होता है, 216 -6 करने पर कितना आ जाएगा, 210। तो आपका आंसर 210 सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भिन्न बताइए। आपको इनमें बताना है कि इनके अंदर भिन्न कौन सा है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप अगर ढंग से देखें तो यहां पर जो तीसरा और चौथा अक्षर है ई ए आई ओ यू और आई वी, तो इसके अंदर दोस्तों आपका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है, ये बेमेल है। क्योंकि दोस्तों यहां पर तीसरा और चौथा जो अक्षर है वो क्या है, एक स्वर है। यहां पर ई ए बन रहा है, यहां पर ए आई बन रहा है और यहां पर ओ यू बन रहा है। क्योंकि जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। तो इसके अंदर आई बन रहा है लेकिन वी है वो स्वर नहीं है। इसका मतलब डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी जी जेड को एक्स टी ए लिखा जाता है तो उसी भाषा में डी ई पी को किस प्रकार लिखा जाएगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सी जी जेड इसको किस प्रकार लिख रहा है, एक्स टी ए। तो वो आपसे पूछ रहा है कि डी एफ पी को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए, सी का क्रमांक की बात करें तो सी का क्रमांक होता है 3, जी का क्रमांक होता है 7 और जेड का क्रमांक होता है 26। यहां पर एक्स का क्रमांक कितना होता है, 24, टी का क्रमांक कितना होता है, 20 और ए का क्रमांक 1। तो यहां पर दोस्तों सी का विपरीत अक्षर कितना हो रहा है, एक्स, जी का विपरीत अक्षर टी, जेड का विपरीत अक्षर ए। यानी दोस्तों इसके जो क्रमांकों का योग है वो कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो उसी प्रकार डी का क्रमांक कितना होता है, 3, एफ का क्रमांक कितना होता है, 6, पी का क्रमांक कितना होता है, 16। तो 3 के अंदर कितना जोड़ने पर 27 हो रहा है, 24। तो 24वें अक्षर पर कौन होगा दोस्तों, डब्लू। उसके बाद में 6 में कितने जोड़ने पर 27 हो रहा है, 21। 21वां अक्षर क्या होता है, यू। उसके बाद में 16 में कितना जोड़ने पर 27 हो रहा है, तो 16 में दोस्तों कितना जोड़ने पर 11। तो 11वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, के होता है। तो आपके क्या बन रहा है, डब्ल्यू यू के। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 40 छात्रों की कक्षा में मनोज की श्रेणी दाएं से 14वीं है तो बाएं छोर से उसकी श्रेणी क्या होगी। श्रेणी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि 40 छात्रों की एक श्रेणी है जिसके अंदर मनोज है वो दाएं से 14वें नंबर पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखिएगा दोस्तों इधर कि एक पंक्ति है जिसके अंदर कुल कितने छात्र हैं दोस्तों, 40 छात्र बैठे हैं। कितने छात्र बैठे हैं, 40। जिसमें वो कह रहा है दाएं से मनोज का स्थान कौन सा है, 14वां। कौन सा स्थान है, 14वां। तो आपसे बाएं से स्थान पूछ रहा है। तो दोस्तों जब आपको कुल दे रखा होता है तो जब आपसे एक तरफ की रैंक पूछी जाती है एक ही व्यक्ति की, तो कुल में से उसके दूसरे तरफ की रैंक को माइनस करके +1 कर दिया जाता है। तो कुल छात्र कितने हैं, 40, एक रैंक कितनी है, 14। 40 - 14 +1 करने पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 40 में से 14 गए, पीछे कितने बचे, 26। 26 + 1 करने पर कितना हो जाएगा, 27। तो इसकी बाएं से रैंक कौन सी हो जाएगी, 27वीं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 4 बैग टी, एस, वी और डब्ल्यू में प्रत्येक का वजन अलग अलग है। टी केवल एस से हल्का है, वी डब्ल्यू से हल्का है तथा डब्ल्यू टी से हल्का है। निम्नलिखित में से कौन सा बैग सबसे हल्का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। 4 बैग है टी, एस, वी और डब्ल्यू, प्रत्येक का वजन दोस्तों अलग अलग दे रखा है। टी है वो केवल एस से हल्का है। तो यहां पर दोस्तों कैसे बनेगा, यहां पर देखिए
वो क्या कह रहा है कि जो टी है वो केवल एस से हल्का है, यानी कि जो टी है, मान लीजिए ये टी है, कौन है, टी, ये केवल किससे हल्का है, एस से। किससे हल्का है, एस से हल्का है। फिर वो कह रहा है कि वी है वो डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है, यानी देखिए डब्ल्यू है वो किससे हल्का है, टी से, और जो वी है वो किससे हल्का है, डब्ल्यू से, यानी कि सबसे हल्का कौन है, वी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि कौन सा बैग सबसे हल्का है, तो वी। आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इस रूप में तैरने के लिए कम से कम कितनी बतखों की आवश्यकता होगी जब एक बतख के आगे दो बतख, एक बतख के पीछे दो बतख और दो बतखों के बीच में एक बतख है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के अपना आंसर बताएं कि जब एक बतख के आगे दो बतख हो और एक बतख के पीछे दो बतख हो और दो बतखों के बीच में एक बतख हो तो कुल कितने बतख होंगे। जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों किस तरह से बनेगा, देखिए एक बतख, मान लीजिए ये एक बतख है, इसके आगे दो बतख, ये दो बतख हो गए। अब देखिए ये एक बतख है, इसके आगे दो बतख। अब वो देखिए एक बतख के पीछे दो बतख, मान लीजिए ये एक बतख है, इसके पीछे ये दो बतख हो गए। अब वो कह रहा है कि दो बतखों के बीच में, ये मान लीजिए दो बतख है, इसके बीच में एक बतख है, तो इसका मतलब कुल कितने बतख हुए दोस्तों, तीन बतख हो गए। कितने, तीन। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सादृश्य संख्या समूह बताइए। आपके सामने संख्या दे रखी है 9, 15 और 21। इसके अंदर जो संबंध बन रहा है वैसा ही संबंध आपको एक और बताना है। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या संख्या है, 9, 15 और 21। यहां पर दोस्तों क्या संबंध बन रहा है, देखिए दोस्तों इसके अंदर किस तरह का संबंध बन रहा है कि दोस्तों इनको जोड़ने पर 9 और 15, 9 और 15 इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है दोस्तों, 21 बन रहा है। कितना, 9 और 15 इसको आपस में जोड़िए, कितना बन रहा है, 21 बन रहा है। तो यहां पर दोस्तों ऐसा संबंध कौन से में हो जाएगा, 4 और 8 इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 12। कितना हो रहा है, 12। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों 21 की जगह कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। इसलिए 9 और 15 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो उसी प्रकार 4 और 8 को जोड़ेंगे तब कितना होगा, 12। तो आपका ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुंह किए हुए ए बी सी डी ई 5 विद्यालय है। ए है वो ई और बी के बीच में है, जबकि ई डी के ठीक दाएं है। डी और सी अंतिम किनारों पर है, तो कौन सा विद्यालय सी के बाईं ओर है। पंक्ति के रूप में आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा दोस्तों, 5 विद्यालय है ए बी सी डी ई, जिसके अंदर वो दोस्तों कह रहा है कि जो ए है वो ई और बी के बीच में है, जबकि ई डी के ठीक दाएं है, डी और सी अंतिम किनारों पर है। तो दोस्तों यहां पर अपन ऐसे करेंगे, ये 5 विद्यालय है। कितने विद्यालय है दोस्तों, 5 विद्यालय। अब इस बात को देखिए, डी और सी है वो अंतिम किनारों पर है। दोस्तों अगर यहां पर डी है तो यहां पर सी बैठेगा, अगर यहां पर डी है तो इस तरफ कौन बैठेगा, सी। अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि ई है वो डी के ठीक दाईं तरफ है। अब दोस्तों यहां पर डी के ठीक दाईं तरफ तो ई हो नहीं सकता, डी के ठीक दाईं तरफ तो ई हो नहीं सकता। इसका मतलब इधर आपके कौन बैठेगा, डी, और इधर कौन बैठेगा, सी। इसका मतलब इसके ठीक दाईं तरफ कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसके ठीक दाईं तरफ ई। अब क्या कह रहा है, ई और बी के बीच में कौन बैठा है, ए। तो मान लीजिए यहां पर कौन है, बी, और इसके बीच में कौन है, ए। तो आपकी क्या बन जाएगी, डी ई ए बी सी।
ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो दोस्तों सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी। तो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHER को VGCEJGT लिखा जाता है तो CHILDREN को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि टीचर TEACHER, टीचर को वो किस प्रकार लिख रहा है, VGCEJGT लिख रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है चिल्ड्रन को CHILDREN को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें इनके क्रमांक की, तो दोस्तों टी का जो क्रमांक है वो कितना है, 20 है, और वी का जो क्रमांक है वो कितना है, 22। इसका मतलब दोस्तों 20 से 22 हो रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, +2 हो रहा है। उसी प्रकार ई के क्रमांक की बात करें तो ई का क्रमांक कितना होता है, 5। कितना क्रमांक होता है दोस्तों, 5। जो ई का जो क्रमांक है वो कितना होता है, 5। और यहाँ पर जी का क्रमांक कितना है, 7। यानी कि 5 से 7 कितना जुड़ रहा है, +2 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है दोस्तों, +2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब हर संख्या में +2 ऐड हो रहा है। तो सी का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, सी के क्रमांक की बात करें तो सी का क्रमांक कितना होता है, 3 नंबर। कितना होता है, 3 होता है। तो 3 के अंदर +2 ऐड करेंगे तो 5वां क्रमांक, 5वां क्रमांक किसका आ जाएगा दोस्तों, ई का। किसका आ जाएगा, ई का। अब एच के क्रमांक की बात करें तो एच का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो 8 के बाद में +2 करने पर कितना हो जाएगा, 10। 10 नंबर पर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, जे। तो आपका क्या बन रहा है, ई जे। यानी कि देखिए यहाँ पर ई जी है, ये नहीं बन सकता। यहाँ पर ई जे, ए में ई जे और डी में भी ई जे बन रहा है। यानी कि ए सी डी में से आपके कोई एक ऑप्शन बनेगा। अब दोस्तों आई की बात करें तो आई का क्रमांक कितना होता है, 9 नंबर। 9 में +2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11। और 11वें क्रमांक पर क्या होता है, के होता है। तो ई जे के अभी भी तीनों में बन रहा है ई जे के। उसके बाद में दोस्तों एल का क्रमांक कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। 12 में 2 जोड़ने पर कितना होता है, 14। 14 नंबर पर आपके क्या होता है दोस्तों, एन होता है। तो ई जे के एन अभी भी इसके अंदर बन रहा है। उसके बाद में दोस्तों डी की बात करें तो डी का क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। 4 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 6। 6 नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों, एफ। क्या आता है दोस्तों, एफ आता है। तो अभी भी आपके क्रमांक कौन सा बना है, ई जे के एन एफ। तो ये ई जे के एन एफ ये नहीं बन सकता, ये वाला भी हो गया। अब आपके सी और डी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। अब दोस्तों उसके बाद में आर के क्रमांक की बात करें, आर का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 18। 18 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 20। 20वें नंबर पर क्या आता है, टी। तो एफ के बाद में टी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो ये भी गलत हो गया। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, असंगत को छांटना है। इसके अंदर दोस्तों असंगत को बताना है कि असंगत क्या है, मूली, गाजर, बैंगन या फिर आलू। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये मूली, गाजर और आलू की बात करें दोस्तों तो ये तीनों के तीनों जमीन के अंदर उगते हैं। कहाँ पर, जमीन के अंदर। और दोस्तों जो बैंगन है ये जमीन से बाहर होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये आपके बेमेल हो जाएगा दोस्तों। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है
कि यदि किसी कूट भाषा में काले को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को नीला कहा जाता है, नीले को सफ़ेद कहा जाता है और सफ़ेद को पीला कहा जाता है और पीले को लाल कहा जाता है और लाल को भूरा रंग कहा जाता है, तो आकाश का रंग कैसा होगा? दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो आकाश का रंग है वो कैसा होगा। तो दोस्तों जो भी नीला आंसर बता रहा है वो नीला आपका गलत है। आप जानते हैं कि आकाश का रंग नीला होता है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी पर सॉल्ट जाएंगे, इसी आंसर सही कर देंगे। लेकिन दोस्तों वो आपसे पूछ रहा है कि जो आकाश का रंग कैसा होता है, नीला, और वो कह रहा है कि नीले को क्या बोल रहा है, सफ़ेद बोल रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर सफ़ेद, ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सफ़ेद से लेना है, यानी आपका आंसर जो आकाश का रंग है वो कैसा होगा, सफ़ेद होगा। ए आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेमेल को छांटना है। आपके सामने 4 संख्याएं दी है, इनमें से बेमेल कौन सा होगा? देखिए दोस्तों 36 की बात करें तो ये 6 का स्क्वायर, किसका, 6 का। 100 की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। जब 144 की बात करें तो 12 का स्क्वायर। 64 की बात करें तो 8 का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये जो आपका डी ऑप्शन है, ये दोनों संख्या है, ये वर्ग भी है और घन भी है, क्योंकि 2 का घन कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। इसका मतलब यहाँ पर बेमेल आपका क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बेमेल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि एक शब्द दे रखा है BRAKES में अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखने पर कितने अक्षरों का क्रम नहीं बदलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि ऐसे कितने अक्षर है जिनका जो क्रम है वो नहीं बदलेगा। तो देखिए दोस्तों अक्षर क्या है, BRAKES। अब इनके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाना है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा, उसके बाद में ई आ जाएगा, उसके बाद में के आ जाएगा, उसके बाद में आर आ जाएगा और उसके बाद में एस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसे कितने अक्षर है जिनके क्रम नहीं बदले? तो के है वो अपने के स्थान पर बैठा है, उसी स्थान पर। यहाँ पर एस भी उसी स्थान पर बैठा है। इसका मतलब यहाँ पर ऐसे कितने, 2 अक्षर है दोस्तों जिन्होंने अपना क्रम नहीं चेंज किया है, उसी क्रम पर बैठे हैं। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि एक श्रृंखला दे रखी है 2, 5, 3, 10, 21, 11 क्वेश्चन मार्क 85 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला किस प्रकार है, 2, 5, 3, 10, 11, 21, 10 के बाद में आपके कितना है, 10 के बाद में 21, 21 के बाद में 11, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 85 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। 10 और 11 को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर 85 होना चाहिए। तो 44 और 45 को जोड़ने पर 85 नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 48 और 49 को जोड़ने पर 85 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों सी और डी 2 ऑप्शन ऐसे है जिसके अंदर इन दोनों को जोड़ने पर 85 तो हो रहा है, लेकिन 43 42 या फिर 42 43। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले छोटा अंक आ रहा है, उसके बाद में बड़ा अंक आ रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों 42 और 43, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों 42 आएगा, उसके बाद में 43 आएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 85 हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र श्रृंखला में असंगत का चयन कीजिए। आपको असंगत बताना है, जल्दी से बताएं कि इसके अंदर असंगत क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां पर देखिए ए नंबर ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर कुल कितनी भुजाएं हैं,
5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाएं तो उसके अंदर डॉट भी कितने हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट है ये भी कितने हैं, 5 डॉट है। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं के अंदर डॉट कितने हैं, 3। तो इससे दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि जितनी भुजाएं उतने डॉट। वर्ग के अंदर भी 4 भुजाएं हैं, कितने डॉट बने हुए हैं, 4 डॉट बने हुए हैं। लेकिन इसके अंदर 4 भुजाएं हैं लेकिन डॉट कितने हैं, 2। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपको असंगत बताना है, यहाँ पर 2 डॉट ही बने हुए, तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि APGL को CQIM लिखा जाता है, तो ERKN को किस प्रकार लिखा जाएगा, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। देखिए दोस्तों APGL उसको वो किस प्रकार लिख रहा है, CQLM। तो आपसे पूछ रहा है कि ERKN को किस प्रकार लिखा जाएगा। ए का क्रमांक 1 के अंदर दोस्तों 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है, C बन रहा है। P के अंदर कितना जोड़ने पर Q बन रहा है, 1 जोड़ने पर Q बन रहा है। उसके बाद में यहां पर क्या है, यहां पर L नहीं है दोस्तों, I है। इसका मतलब G के अंदर 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है, I बन रहा है। और L के अंदर दोस्तों 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है, M बन रहा है। तो उसी प्रकार E के अंदर 2 जोड़ने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, E में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, G। कितना हो जाएगा, G। उसके बाद में R के अंदर 1 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, S। क्या आ जाएगा, S। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद में K के अंदर 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, L। क्या हो जाएगा, L। तो GSL, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, GSLO। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 2 है। ऐसे कौन से क्रम है दोस्तों, कितने 7 है जिनके अंदर ठीक पहले तो 4 नहीं होना चाहिए और लेकिन ठीक बाद में 2 होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों अगर 4 7 2 जहां भी बन रहा है वो आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ऐसे कितने क्रम में, तो दोस्तों यहां पर देखिए यहाँ 4 7 2 बन रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते। यहाँ पर 4 7 1 बन रहा है, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि 7 के ठीक बाद में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पर 5 7 2 ये बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर 7 7 2 ये भी बन रहा है, यहाँ पर 4 7 2 बन रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने अंक है, 2 बन रहे हैं, कितने, 2। तो दोस्तों आपका आंसर है कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक ये और बन रहा है 8 7 वाला, 8 7 2, तो ये भी बन रहा है। तो यहाँ पर आपके कितने 3 ऐसे जोड़े बन रहे हैं जिनके 7 से पहले 4 नहीं है लेकिन 7 के बाद क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 3 जोड़े ऐसे बन रहे हैं, तो सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश का संबंध दोस्तों ढाका से है, तो ब्राजील का संबंध किससे होगा, जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। दोस्तों यहां पर क्या संबंध बन रहा है कि जो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका है। तो ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया। क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया। तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको करेंसी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस देश की करेंसी क्या है, कि ब्राजील की आपको करेंसी दे दे तो उसमें आपको बांग्लादेश की करेंसी पूछ सकते हैं। तो किसी तरह से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जिस प्रकार न्यायाधीश का जो संबंध है वो फैसला से है, उसी प्रकार दोस्तों संसद का संबंध किससे होगा, जल्दी से अपना आंसर बताएं। कि न्यायाधीश का जो संबंध है वो फैसला से है, तो संसद का संबंध किससे होगा।
देखिए दोस्तों, जिस प्रकार न्यायाधीश है वो फैसले को सुनाता है, तो संसद का संबंध है वो किससे हो जाएगा दोस्तों? कानून से। किससे हो जाएगा? कानून से। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि 112 का संबंध 448 से है, तो 221 का संबंध किससे होगा? 112 का संबंध 448 से है, तो 221 का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों, ये किस तरह से होगा कि 112 है तो इसका संबंध है वो 448 से है, तो 221 है इसका संबंध किससे होगा? यहां पर दोस्तों बात करें, इन तीनों अंक को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, और इसको 4 से गुणा करने पर कितना हो रहा है? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो उसी प्रकार दोस्तों इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 2 और 2 4 और 1 5, और इस संख्या को 5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो कितना हो रहा है? 1105। कितना हो रहा है? 1105। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज, अपराधी के बीच में संबंध को दर्शाती है? कौन सी आकृति है दोस्तों जो चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है? तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये आपके क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? अपराधी। क्या हो जाएगा? अपराधी। और ये आपका जज हो जाएगा। तो यहां पर सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपके चोर और जज और अपराधी को दर्शाता है, तो सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक श्रृंखला दी हुई है 12 6 6 9 क्वेश्चन मार्क 45 135। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जनों का दोस्तों सही आंसर आ रहा है। देखिए यहां पर श्रृंखला क्या है? 12 6 6 9, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में 45 और उसके बाद में 135। यहाँ पर दोस्तों किस तरह का संबंध बन रहा है? देखिए दोस्तों, 12 के कितना बना है? 6, यानी कि 12 का आधा 6, यानी कि 12 को 0.5 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि 12 का 0.5 का मतलब कितना दोस्तों? आधा। कितना? आधा। कितना हो रहा है? 6। उसके बाद में इसको 1 से गुणा करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। उसके बाद में दोस्तों 6 से 9 कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों 6 का 1.5 गुणा, कितना? 6 का 1.5 गुणा कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। उसके बाद में दोस्तों 9 का, उसी प्रकार अपन जब 6 का 1.5 गुणा 9 हो रहा है, तो 9 का 2 गुणा कितना हो जाएगा? 18। अब 18 का 2.5 गुणा कितना होता है दोस्तों? 18 का 2.5 गुणा कितना होता है? 45। इस 45 का दोस्तों 3 गुणा, वापस 3 गुणा कितना हो जाएगा? 135। तो यहाँ पर दोस्तों संबंध क्या बन रहा है कि आधे का 1 गुणा, फिर 1 का 1.5 गुणा, 1.5 का 2 गुणा, 2 का 2.5 गुणा और 2.5 का 3 गुणा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 18 आंसर सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, 18 आंसर आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आरेख दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर बताएं कि इसमें से सही कथन कौन सा होगा। सबसे पहले दोस्तों ए ऑप्शन की बात करें तो ए, बी सभी आकृतियों में है। ए और बी दोस्तों सभी आकृतियों में बता रहा है, लेकिन दोस्तों ए और बी है वो सभी आकृति में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या दोस्तों? नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ए है वो आपके वर्ग और वृत्त के अंदर आ रहा है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये आपका नहीं होगा। ई, ए, बी, सी सभी आकृतियों में, तो यहाँ पर दोस्तों ए भी सभी आकृति में नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत। एफ, सी, डी, बी, ए सभी आकृति में, लेकिन ए दोस्तों यहाँ भी सभी के अंदर नहीं आ रहा है। फिर कह रहा है कि बी है वो सभी आकृतियों में,
देखिए दोस्तों, ये जो बी है वृत्त के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वर्ग के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर सही क्या होगा, डी आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घड़ी में दोनों सुइयां 2 घंटे में न्यूनतम कितनी बार लंबवत होगी। आपसे न्यूनतम पूछ रहा है कि ये घड़ी के अंदर दोनों सुइयां दोस्तों न्यूनतम कितनी बार लंबवत होती है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों यहां पर बात करें अगर घड़ी के अंदर 1 घंटे के अंदर कितने में, 1 घंटे में दोस्तों जो दोनों सुइयां हैं वो लंबवत 2 बार होती है। कितनी बार होती है, 2 बार। तो दोस्तों 2 घंटे के अंदर ये लंबवत कितनी बार होगी दोस्तों, ये आपके 4 बार हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में न्यूनतम पूछ रहा है तो इसका मतलब न्यूनतम कितनी बार होगी, 3 बार। और वो कंडीशन कब बनती है दोस्तों, 8 से 10 के बीच में और 2 से 4 के बीच में। यहाँ पर लंबवत केवल 1 बार होती है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 2 घंटों के अंदर न्यूनतम घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार होगी, 3 बार। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि प्लस का अर्थ घटाना है और गुणे का अर्थ जोड़ना है और फिर यहाँ से आपके एक गायब कर रखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है और गुणा करना है और माइनस का अर्थ भाग देना है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके कौन सा बन गया, भाग का अर्थ है वो क्या होगा, गुणा। भाग का अर्थ क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पर आपको संबंध बताना है। यहाँ पर ये जो साइन है वो भाग का है, किसका है, भाग का। यहाँ पर दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन है वो सही तरीके से नहीं लिखा गया है, यहाँ पर एक बार करेक्शन कर देना। क्वेश्चन आपके इस तरह से है, क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि 15 माइनस 6 गुणा 4 भाग 8 प्लस 5, इस तरह से क्वेश्चन है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस का अर्थ है घटाना, गुणे का अर्थ है जोड़ना, भाग का अर्थ है गुणा करना और माइनस का अर्थ है भाग देना। तो यहाँ पर जैसे जैसे दोस्तों आपसे कह रहा है वैसे करना है। देखिए 15 माइनस का अर्थ क्या दे रहा है दोस्तों, माइनस का अर्थ है भाग देना। माइनस का अर्थ क्या है, भाग देना। उसके बाद में 6, यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन सही नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये चिन्ह आपके कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सही कर देना। देखिए प्लस का जो अर्थ है वो क्या है आपका, माइनस। यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। और यहाँ पर जो एक साइन गायब है 6 और 4 के बीच में, वो आपके भाग का साइन है। 15 प्लस 6 भाग 4 माइनस 8 गुणा 5, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखिए वो आपसे प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, माइनस। तो 15 माइनस 6 और भाग का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा। तो गुणा कितना हो जाएगा 4 और माइनस का अर्थ कितना है, भाग, यानी ये कितना हो जाएगा 8 और गुणे का अर्थ क्या है, जोड़, यानी कि 8 प्लस 5, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 15 माइनस 6 गुणा 4/8 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 3, 15 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 20, 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ 0 7 नहीं है, कितना है 17। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों करेक्शन है, 64 के बीच में यहाँ पर एक भाग का साइन है, किसका, भाग का साइन है, सही कर देना। 6 और 4 के बीच में दोस्तों भाग का साइन है और भाग को वो कह रहा है गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 17 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 29 सितंबर 1906 को रविवार था तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा वार होगा। जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या कह रहा है दोस्तों कि 29 सितंबर को, 29 सितंबर
1906 को कौन सा वार कह रहा है दोस्तों? रविवार। कौन सा? रविवार। तो आपसे कह रहा है कि 30 दिसंबर 1906 को कौन सा वार होगा? तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें अगर सितंबर के महीने की, तो यहाँ पर लास्ट का 1906 का सितंबर का, तो एक विषम दिन बचा। कितना? एक विषम दिन। और विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 7 का भाग नहीं जा रहा है तो इसे छोड़ दो। उसके बाद में मंथ कौन सा आएगा? अक्टूबर। अक्टूबर कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। अब इसके अंदर कुल विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 3 होंगे, क्योंकि 31 के अंदर 7 का भाग लगाएंगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 3। उसके बाद में मंथ आएगा नवंबर। नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। अब इसके अंदर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 का भाग, तो कितने विषम दिन आएंगे दोस्तों? 2। कितने आएंगे? 2। उसके बाद में कौन सा मंथ आ जाएगा? दिसंबर। दिसंबर के कितने दिन तक चलना है आपको? 30 दिन तक। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो यहाँ पर विषम दिन कितने आ जाएंगे? 2। अब इन सारों को जोड़ दीजिए दोस्तों। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अब यहाँ पर विषम दिन ज्ञात कर लें। 8 के अंदर 7 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो विषम दिन कितना आ गया? 1। यानी कि प्लस 1 दिन आपको आगे बढ़ना है। तो रविवार से 1 दिन आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार। तो आपका आंसर सोमवार सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। सितंबर के अंदर लास्ट का 1 दिन बचा है तो उसके विषम दिन कितने होंगे? 1। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर का जो मंथ है वो कितने दिन का होता है? 31 दिन का। अब उसके अंदर विषम दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 7 का भाग लगाया। कितनी बार गया? 4 बार। कितने विषम दिन बचे? 3। उसके बाद में नवंबर का जो 30 दिनों का होता है उसके अंदर 7 का भाग लगाएंगे। विषम दिन कितने आएंगे? 2। और दिसंबर के मंथ के अंदर दोस्तों आपको 30 दिन तक चलना है तो उसके अंदर विषम दिन कितने आ जाएंगे? 2। फिर इन सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है? 8। अब विषम दिन ज्ञात करना है, 7 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? 1। यानी कि प्लस 1 आपको आगे बढ़ना है। तो रविवार से 1 आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? सोमवार। तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा वार होगा? सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कक्षा, ब्लैक बोर्ड और विद्यार्थी के बीच के संबंध को कौन सा आरेख दर्शाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। कक्षा, ब्लैक बोर्ड और विद्यार्थी के बीच का जो संबंध है वो कौन सा आरेख दर्शाता है? जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों, कौन सा आरेख हो जाएगा? तो दोस्तों इसके अंदर कक्षा और ब्लैक बोर्ड, इसके अंदर ब्लैक बोर्ड और विद्यार्थी दोस्तों साथ में होते हैं और पूरी कक्षा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कक्षा, ब्लैक बोर्ड और विद्यार्थी। दोस्तों विद्यार्थी और ब्लैक बोर्ड दोनों कक्षा के अंदर होते हैं तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आपके सामने कथन दिया हुआ है कि कुछ शहर राज्य है और सभी राज्य देश है, और निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ शहर देश है और सभी देश शहर है। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरह का डायग्राम बनेगा कि कुछ शहर है वो क्या है? राज्य है। दोस्तों मान लीजिए ये आपके क्या है? राज्य। क्या है दोस्तों? राज्य। अब इस राज्य के अंदर कुछ शहर है, ये मान लीजिए ये कुछ शहर है, ये क्या है? कुछ शहर है जो क्या है? आपके राज्य है। और वो कह रहा है कि सभी राज्य क्या है? देश है। यहाँ पर क्या कह रहा है? सभी राज्य, ये सारे के सारे जो राज्य है वो दोस्तों क्या है? देश है। क्या है? देश। अब आपसे निष्कर्ष क्या रहा है? क्या कह रहा है कि कुछ शहर है वो क्या है? देश है। जी हाँ दोस्तों, ये सही बन रहा है कि जो कुछ शहर है वो क्या है? देश है। इसका मतलब निष्कर्ष 1 आपका सही है और निष्कर्ष 2 कह रहा है कि सभी देश क्या है? शहर है। तो ये आपका गलत है दोस्तों, सभी देश शहर नहीं है। तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 1 है वो आपका सही हो रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा,
इनमें से एक को कुल मतों का 64% मत मिला और 980 मतों से चुनाव को जीत गया तो कुल कितने मत डाले गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। कि दोस्तों दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव लड़ाया गया और उसमें से कुल मतों का 64% जीतने वाले को मिला है और वह 980 मतों से जीत गया तो कुल कितने मत पड़े। दोस्तों अब देखिए इधर, मान लीजिए कुल मत कितने 100, कितने 100, उसमें से दोस्तों जीतने वाले को कितने मिले 64, कितने मिले 64। तो इसका मतलब हारने वाले को दोस्तों कितने मिले 36 मिले, कितने मिले 36। अब यहाँ पर दोस्तों हार और जीत का जो अंतर है वो अपन चेक कर लेते हैं। 64 और 36 के जो बीच का अंतर है वो कितने का है दोस्तों 28 का, कितने का है दोस्तों 28 का। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दोनों के बीच हार और जीत का अंतर कितना है 980 का, क्वेश्चन में कह रहा है 980 का और अपन के यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है 28 का। और आपसे पूछ रहा है कि कुल मत कितने हैं दोस्तों, कितने हैं, यहाँ पर कुल मत 100 है, कितने हैं 100 है। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों 28 का भाग 980 में कितनी बार चला गया 35 बार, और 35 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3500। तो कुल मत कितने हैं 3500। यहाँ पर डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों, मान लीजिए कुल मत कितने हैं 100, उसमें से कह रहा है कि जीतने वाले को 64% मिले, यानी कि 100 में से 64 जीतने वाले को मिले तो हारने वालों को कितने मिले 36। अब वो कह रहा है कि हार और जीत का जो अंतर है वो 980 है, यहाँ पर प्रतिशत में हार और जीत का अंतर कितना है 28 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है 980 और अपन कह रहे हैं अंतर कितने का 28 का, और कुल मत ज्ञात करने तो गुणा किससे किया 100 से। 28 से 980 कितनी बार घट गया 35 बार, 35 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 3500। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का अंतर 10 वर्ष है और 10 वर्ष बाद पहले और 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर क्रमशः क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रमेश और सुरेश की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो कितना है 10 वर्ष, और वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की आयु का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी व्यक्ति की आयु का अंतर, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर वर्तमान समय का पूछो या फिर बाद का पूछो या फिर किसी वर्ष पहले का पूछो, तो हमेशा आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होगा, आयु का अंतर दोस्तों वही रहेगा। इसका मतलब आपसे 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले की आयु का अंतर पूछ रहा है तो दोनों की आयु का अंतर तो दोस्तों 10-10 वर्ष ही रहेगा, क्योंकि आयु का अंतर कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है कि आयु का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वर्तमान समय का पूछ लो, चाहे किसी वर्ष के बाद का पूछ लो या फिर किसी वर्ष के पहले का पूछ लो, आयु के अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। क्या पूछ रहा है दोस्तों लीप वर्ष नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष वो होता है जिसके अंदर दोस्तों 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो एक लीप वर्ष होता है। या फिर दोस्तों अगर शताब्दी में बात करें तो उसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो आपका क्या होगा लीप वर्ष होगा। अब दोस्तों पहले ऑप्शन की बात करें तो 1760, अंतिम 2 अक्षर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। 1800 की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं है। 1600 के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और सभी ये ऑप्शन दे रखा है, लेकिन दोस्तों बी ऑप्शन है वो आपका लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी आंसर दोस्तों आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपसे कुछ संख्याएं दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें 125 की
तो इनके अंक को जोड़िए। 1 + 2 + 5 जोड़ने पर कितना हो रहा है दोस्तों? 8 हो रहा है। और यहाँ पर 1 + 0 + 5 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6। और 8 और 6 इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 1 + 8 + 8 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 17 हो रहा है। और 2 + 4 + 0 को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों 2 + 4 + 2 ये कितना हो रहा है दोस्तों? 8। और 1 + 1 + 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है? 3। और 8 और 3 इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको बीएसटीसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 11 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि ए बी सी प्रतिदिन कुल 150 रुपये कमाते हैं जबकि ए और सी प्रतिदिन कुल 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी प्रतिदिन कुल 76 रुपये कमाते हैं, तो बताइए सी प्रतिदिन कितना कमाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर 150 रुपये कमाते हैं। ए बी और सी दोस्तों ये तीनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं? 150 रुपये। फिर वो आपसे कह रहा है दोस्तों कि ए और सी यानी कि ए और सी ये दोनों मिलकर दोस्तों कितने कमा रहे हैं? 94 रुपये। कितने कमा रहे? 94। दोस्तों इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। 1 और 2 से दोस्तों ज्ञात करने पर आपको बी का आंसर मिल जाएगा। बी का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 150 - 94। कितना? 150 में से दोस्तों 94 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। तो बी अकेला कितने रुपए कमा रहा है दोस्तों? 56 रुपये कमा रहा है। अब आपसे कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर कितने कमा रहे हैं? 76। यानी दोस्तों बी और सी ये दोनों मिलकर कितने कमा रहे हैं? 76 रुपये कमा रहे। जब बी और सी दोनों 76 कमा रहे और उसके अंदर बी दोस्तों अकेला कितने कमा रहा है? 56। जब बी अकेला 56 कमा रहा है तो सी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 76 माइनस 56। 76 में से जब 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि बी अकेला कितने रुपए कमा रहा है दोस्तों? सी अकेला है वो कितने रुपए कमा रहा है? 20 रुपये। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी है वो प्रतिदिन कितने रुपए कमा रहा है? 20 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एक डायग्राम दे रखा है और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है। यहां पर देखिए दोस्तों ये जो 5 दे रखा है आपको, यहां पर दोस्तों जो 5 दिया हुआ है, इस 5 और इस 4 इन दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9। यानी कि इसके सामने इसका जोड़ लिखा हुआ है। 5 और 4 का जोड़ कितना लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों ये 7 और ये जो 3 है इन दोनों का जोड़ कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। यानी कि विपरीत के अंदर इन दोनों का जोड़ लिखा हुआ है। और दोस्तों अगले में बात करें अपन किसकी, कि ये वाले 7 और ये वाले 5 इन दोनों का जोड़ यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? 12। तो उसी प्रकार दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? इसकी ये 3 और ये 4 इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लॉजिक से समझना है दोस्तों, जो नीचे वाले जो 2 अंक है इनका विपरीत में ऊपर आपके योग दे रखा है। एक बार वापस समझ ले दोस्तों, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि जो नीचे के जो अंक है ये देखिए ये 5 है और ये 4 है। इन दोनों का उल्टा विपरीत सामने दोनों का योग दे रखा है 5 और 4 9। और उसी प्रकार दोस्तों सामने वाले में
ये जो 7 दिया हुआ है और ये 3 दिया हुआ है, इन 7 और 3 दोनों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। ये इसके सामने दिया हुआ है। तो विपरीत वाले अंकों को जोड़ के आपको दोस्तों आंसर बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है। इन दोनों का विपरीत में योग, ये वाला जो योग है वो कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी की माँ ए है तथा सी है वो ए का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है तो डी की नानी कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की माँ कौन है, ए है। मान लीजिए ये बी है, बी को नहीं बता रहा है कि बी क्या है, लेकिन बी की माँ ए है, इसको अपन गोले से दर्शा देते हैं। उसके बाद में सी है वो क्या है, ए का बेटा है। मान लीजिए ये सी है, वो किसका बेटा है दोस्तों, ए का बेटा है। और डी है वो ई का क्या है, भाई है। एक बार इसको छोड़ दीजिए, डी है वो ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है, मान लीजिए ये जो ई है वो किसकी बेटी है दोस्तों, बी की। ई है वो बी की बेटी है और डी ई का भाई है। इसका मतलब ई और डी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। और ये जो बी है इसका या तो पिता है या फिर इसकी माँ है। अब वो कह रहा है डी की नानी कौन होगी। तो दोस्तों बात करें, ये डी है, अब ये दोनों, ये डी है वो इसका बेटा है बी का। अब बी यहाँ पर या तो पुरुष है या फिर महिला है, लेकिन डी की जो नानी है वो कौन हो सकती है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आपके यहाँ पर या तो आपसे यहाँ इस तरह से पूछा जाएगा कि जो ये कंडीशन है वो अपर्याप्त है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए दे रखा है, इसका मतलब अपन बी को क्या माने, महिला माने। इसकी माँ ए है, इसका मतलब डी की नानी कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन से दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपका डी आंसर है वो क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी को दोस्तों आपको महिला मानना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में अगर अपर्याप्त देखा है, दिया हुआ है, तो आपको अपर्याप्त सही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है वो अपर्याप्त है, पूर्ण रूप से नहीं दिए हुए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ए दिया हुआ है तो आपको बी को महिला मानते हुए ए को डी की नानी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 35 शर्ट और 28 ट्राउजर की कीमत कितनी है, 28,000। तो 45 शर्ट और 36 ट्राउजर की कीमत क्या होगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। 35 शर्ट और 28 ट्राउजर की कीमत 28,000 है, तो 45 शर्ट और 36 ट्राउजर की कीमत क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 शर्ट है, ठीक है, और 28 ट्राउजर, इन दोनों की कीमत कितनी है दोस्तों, 28,000 है। कितनी है, 28,000। अब दोस्तों यहाँ पर आप कीजिए क्या, 7 को कॉमन लीजिए। कितना, 7 कॉमन लिया तो कितना आ गया, 5 शर्ट और 4 ट्राउजर की कीमत कितनी आ जाएगी, 28,000। और ये 7 है, इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से 7 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 शर्ट और 36 ट्राउजर, यानी कि इस 5 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, 9 से, तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 शर्ट, और इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 टीचर ट्राउजर। और दोस्तों इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36,000। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 45 शर्ट और 36 ट्राउजर की कीमत कितनी आ जाएगी, 36,000। तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि सुशील है वो उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलता है, फिर वह विपरीत दिशा में दोगुनी दूरी तय करता है, और फिर वह बाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, अंत में दोस्तों बाएं 8 मीटर चलता है। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इधर देखिए दोस्तों, सुशील है वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में, कितने मीटर चल रहा है, 4 मीटर। मान लीजिए यहां से दोस्तों वो चलना प्रारंभ हुआ, 4 मीटर उत्तर दिशा में चला। फिर वो कह रहा है कि विपरीत दिशा में दोगुनी दूरी, यानी कि वापस दक्षिण दिशा की ओर आता है। दोगुनी दूरी तो 4 का डबल कितना, 8, यानी कि 4 किलोमीटर फिर चलता है। फिर वो कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, यहां से दोस्तों बाएं मुड़ गया, कितना चला, 4 मीटर। फिर वह अंत में बाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। फिर वो बाएं मुड़ा दोस्तों और कितना चला, 8 मीटर। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब दोस्तों यहां से वो चलना प्रारंभ हुआ और इस स्थान पर चला गया। ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है कि ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा है। दोस्तों ये वाली दिशा आपके उत्तर दिशा थी, ये वाली दिशा पूर्व दिशा होती है, तो इनके जो बीच की दिशा, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व दिशा। ए ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा की ओर उसका मुख है, अपने प्रारंभिक दिशा से वो किस दिशा की ओर है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू है, तो बताइए कि वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए ये एक पुरुष है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, ये एक औरत है और इस औरत ने कहा कि इस पुरुष की जो माँ है, मान लीजिए इस पुरुष की क्या है, माँ है, वो इसके सास की इकलौती पुत्रवधी, यानी दोस्तों वो आपसे क्या करे, उसके सास की इकलौती पुत्र वधू है, इसकी माँ, इस पुरुष की माँ। इसका मतलब वो औरत खुद ही, वह संबंध किससे है, उस औरत का खुद का है कि इस पुरुष की माँ है, वो औरत है, वो इसकी क्या है, इकलौती पुत्र वधू है। तो ये जो पुरुष है वो इस औरत से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका क्या होगा, पुत्र होगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 5 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है, बताएं 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। इधर देखिए दोस्तों, ये 5 व्यक्ति है, इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष। उसके बाद में 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का औसत पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 वर्ष पूर्व ये 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा, तो प्रत्येक की 2 वर्ष कम होगी, तो 5 व्यक्तियों की आयु 2 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 आ जाएगी। इनकी आयु का योग 2 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब उनका औसत पूछ रहा है, तो आयु का योग 20 है, व्यक्ति कितने, 5 है, तो 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार, यानी कि उनका औसत कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है और सचिन है वो उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो बताएं दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये राहुल है, ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 5 दिन में, और सचिन है वो किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। अब दोस्तों अपन कुल काम को ज्ञात कर सकते हैं कि कुल काम कितना है, तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10। ये आपके पास में क्या आ गया, कुल वर्क आ गया। कितना आ गया, कुल वर्क। अब हम दोस्तों एक दिन की कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं कि राहुल है वो एक दिन में कितना काम करता है और सचिन है वो एक दिन में कितना काम करता है। तो राहुल एक दिन में कितना काम करता है, तो 10/5 बराबर कितना आ जाएगा, 2। मान लीजिए राहुल दोस्तों 5 दिन में 10 पौधे लगाता है, तो एक दिन में 2 पौधे लगाएगा। उसी प्रकार सचिन है वो 10 दिन में 10 पौधे लगाता है, तो एक दिन में कितने लगाएगा, 10/10 बराबर 1, यानी कि एक दिन में 1 पौधा। यानी दोस्तों हम बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं।
और कुल काम पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों कुल काम कितना है, कुल काम है दोस्तों 10, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो 10 के अंदर 3 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार आएगा, 3 सही 1/3 दिन, यानी दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 सही 1/3 दिन में। तो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 पासे बेहतरीन ढंग से फेंके जाते हैं और योगफल 9 प्राप्त करने के लिए उसकी प्रायिकता का पता लगाएं। 2 पासों को जब फेंका जाता है तो उनका योगफल है वो 9 आएगा, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, जब किसी एक पासे को फेंका जाता है तो उसकी जो घटना है वो कुल घटना दोस्तों कितनी होती है, कुल घटना होती है 6 की घात 1, यानी कितनी होती है 6। और जब 2 पासों को दोस्तों एक साथ फेंका जाता है तो 2 पासों पर जो कुल घटना है वो कितनी होती है 6 की घात 2, कितना हो जाएगा 36, यानी कि आपके पक्ष के अंदर कुल घटनाएं कितनी होगी 36 होगी, क्योंकि दोस्तों 2 पासों को फेंका जाता है तो कुल घटना कितनी आएगी 36। अब दोस्तों पासे के अंदर संख्या कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, ये पहला पासा है। और दूसरे पासे पर बात करें तो इन पर संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ये दूसरा पासा है। अब दोस्तों आपसे कह रहा है कि दोनों पर अंकों का योग वो 9 आना चाहिए। तो दोस्तों 9 कब कब बनता है, एक 4 और 5 करने पर 9 बनता है। अब पहले पासे पर अगर 5 आ जाए तो दूसरे पर 4 आएगा, ये कंडीशन बनेगी। एक पर 3 आएगा, दूसरे पर 6 आएगा, ये कंडीशन बन सकती है। एक पर 6 आएगा तो दूसरे पर 3 आएगा, ये भी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों 1 और 8 नहीं बन सकता, क्योंकि 8 है वो पासे पर इंकित नहीं होता है, 8 है वो संख्या पासे पर नहीं होती है। तो ऐसी घटनाएं कितनी बन रही है दोस्तों 1 2 3 और 4, कितनी घटनाएं बन रही है 4, और कुल घटना कितनी है 36। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 एकम 4 और 9 चौक 36, यानी कि 1/9। तो ए ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म पर 40 सेकंड में पार करती है, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ट्रेन की जो गति है वो कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, वो अपने से 3 गुना लंबा प्लेटफॉर्म 40 सेकंड में पार करती है, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दोस्तों वो उसकी ट्रेन की वो गति है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है 320 मीटर, कितनी है 320 मीटर, और दोस्तों ये अपने से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। इसका मतलब दोस्तों 320 का 3 गुना, यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 960 मीटर। अब दोस्तों जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस समय उसकी जो लंबाई है वो डबल हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों आपको पता है कि चाल बराबर, आपसे चाल पूछ रहा है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा समय, क्या होता है दोस्तों दूरी बट्टा समय। अब दूरी पूछ रहा है तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की दोनों की जुड़ जाएगी, तो 320 और 960 दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों 1280। अब आपसे समय क्या दे रखा है 40 सेकंड, कितना दे रखा है 40 सेकंड। दोस्तों आपसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो घंटे में जब किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना होता है तब गुणा किससे करते हैं दोस्तों 18/5 से गुणा करते हैं दोस्तों। अब देखिए 40 को 1280 में भाग देने पर कितनी बार गया 32 बार, कितनी बार 32 बार, और 18 × 32 करने पर दोस्तों कितना आ जाएगा 576/5, 5 का भाग लगा दीजिए कितना आ जाएगा दोस्तों 115.2, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर की बहन है, एम आर का भाई है, और डी है वो आर की क्या है माँ है, और एच डी का पति है, तो एच के कितने बच्चे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए
बी है वो क्या है, आर की बहन है। बी, मान लीजिए ये बी है, वो आर की क्या है, बहन है। क्या है, बहन है। एम है वो आर का क्या है, भाई है। एम क्या है दोस्तों, आर का भाई है। ठीक है। और फिर वो कह रहा है दोस्तों, डी है वो आर की क्या है, माँ है। आर की माँ कौन है दोस्तों, डी, ये इसकी माँ है। ठीक है। और एच है वो डी का पति है। ये एच इसका क्या है, डी का पति है। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी है। और एच के कितने बच्चे हैं, एच के कितने बच्चे हुए दोस्तों, ये 1 2 और 3, कितने बच्चे, 3 बच्चे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से आपके दोस्तों कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में 15 मार्च से 20 मार्च तक 7 विषयों की परीक्षा हुई, वो निम्न प्रकार हुई। दोस्तों 15 से 22 मार्च के बीच में 7 विषयों की परीक्षा हुई, लेकिन दोस्तों 15 से 22 मार्च के बीच में कुल दिन कितने हुए, 18। यहाँ पर लिख लीजिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये 15 से 22 मार्च है। अब इनके अंदर आपको दोस्तों 7 विषयों की परीक्षा हुई है। अब आपसे कह रहा है कि जो कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो संस्कृत से ठीक पहले हुई। कंप्यूटर की परीक्षा संस्कृत से ठीक पहले हुई। उसके बाद में सेकंड कह रहा है कि हिंदी की परीक्षा कंप्यूटर से ठीक पहले हुई। परीक्षा की शुरुआत दोस्तों गुरुवार को हुई। अब यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, जो परीक्षा की जो शुरुआत है वो गुरुवार से हुई। इसका मतलब 15 को गुरुवार, 16 को शुक्रवार, 17 को शनिवार, 18 को रविवार, 19 को सोमवार, 20 को मंगलवार और 21 को बुधवार और 22 को क्या है, गुरुवार। ठीक है। अब कह रहा है कि 18 मार्च को होली का अवकाश था। अब दोस्तों ये 18 मार्च है, इस दिन आपके क्या था, अवकाश था। क्या था, अवकाश। ठीक है। उसके बाद में कह रहे कि अंग्रेजी की जो परीक्षा है अवकाश से ठीक पहले दिन हुई। अब यहाँ पर बात को ध्यान देना दोस्तों, अंग्रेजी की परीक्षा अवकाश से ठीक पहले यानी 17 तारीख को किसका पेपर हुआ दोस्तों, अंग्रेजी का। किसका हुआ, अंग्रेजी का। उसके बाद में कह रहे कि अवकाश के ठीक बाद गणित की परीक्षा हुई। अवकाश के ठीक बाद दोस्तों किसकी परीक्षा हुई दोस्तों, गणित की। किसकी हुई, गणित की। अब कह रहे कि परीक्षा का आरंभ विज्ञान से तथा अंत वाणिज्य से नहीं हुआ। परीक्षा का आरंभ विज्ञान से, परीक्षा का जो दोस्तों आरंभ है वो किससे हुआ, विज्ञान से, और अंत है वो वाणिज्य से नहीं हुआ। वाणिज्य से नहीं हुआ, इसका मतलब दोस्तों आरंभ किससे हुआ, वाणिज्य से। किससे हुआ, वाणिज्य से। आरंभ किससे हुआ दोस्तों, वाणिज्य से। और क्या कह रहा है दोस्तों, अब वापस पहली कंडीशन पर आ जाओ कि जो ये कह रहा है कि कंप्यूटर की जो परीक्षा है वो किससे हुई, संस्कृत से ठीक पहले। हिंदी की परीक्षा कंप्यूटर से पहले। और परीक्षा की शुरुआत किससे हुई है, गुरुवार से। और 18 मार्च को क्या था, अवकाश था। अब दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर की परीक्षा संस्कृत से ठीक पहले, मान लीजिए सबसे पहले अब किसका हुआ दोस्तों, संस्कृत से ठीक पहले। अब जो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि परीक्षा का जो आरंभ है वो विज्ञान से तथा अंत है वो वाणिज्य से नहीं हुआ है। यानी कि विज्ञान से वाणिज्य से नहीं हुआ, इसका मतलब पहले नंबर आपकी किसकी हुई, वाणिज्य की। अब दोस्तों देखिए अंत है वो विज्ञान से नहीं होगा, इसका मतलब अंत आपके किसका होगा, संस्कृत का। ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों क्या कह रहा है कि कंप्यूटर की, यहाँ पर देखिए हिंदी की परीक्षा कंप्यूटर से ठीक पहले और उसके बाद में कंप्यूटर के बाद में किसकी है, संस्कृत की। तो यहाँ मान लीजिए हिंदी की परीक्षा हुई है किससे पहले हुई है, कंप्यूटर से। कंप्यूटर से ठीक पहले हिंदी की परीक्षा और अंत में संस्कृत। और वाणिज्य के बाद दोस्तों पीछे क्या बचा, विज्ञान। क्या बचा, विज्ञान। कुछ इस तरह से दोस्तों आपके डायग्राम बनेंगे। देखिए एक बार वापस समझ लें। चौथा जो ऑप्शन है वो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि जो 18 मार्च को है वो होली का अवकाश है। और अंग्रेजी की परीक्षा अवकाश से ठीक पहले, अंग्रेजी आ गया 17 को, और अवकाश के ठीक बाद किसकी हुई, गणित की, यानी 19 तारीख को गणित।
अब पहले वाले ऑप्शन क्या करेगा, हिंदी की परीक्षा कंप्यूटर से ठीक पहले, और परीक्षा की शुरुआत कब से हुई है, गुरुवार से, और जो कंप्यूटर की परीक्षा है वो संस्कृत से ठीक पहले। यानी देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की परीक्षा संस्कृत से ठीक पहले और हिंदी की परीक्षा कंप्यूटर से ठीक पहले है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपके ऐसे बनेगा। अब 3 सब्जेक्ट तो ऊपर आ नहीं सकते, क्योंकि अवकाश से पहले वो कह रहे हैं अंग्रेजी, पीछे सब्जेक्ट 2 ही बचे हैं, और 16 और 15 को 3 कंटिन्यू हो नहीं सकते। इसका मतलब 20, 21, 22 को तो आपके हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत, और वो कह रहा है कि जो अंत है वो वाणिज्य से नहीं हुआ। इसका मतलब शुरुआत किससे हुई है, वाणिज्य से। तो इस तरह का आपके डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बुधवार को किस विषय की परीक्षा हुई। देखिए दोस्तों, बुधवार को कहाँ पर, ये रहा, बुधवार को आपके किस विषय की परीक्षा हुई है दोस्तों, बुधवार को हुई है कंप्यूटर की परीक्षा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कंप्यूटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और कंप्यूटर की परीक्षा के बीच कितने दिन का अंतर था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रही वाणिज्य और ये रही कंप्यूटर, इनके बीच में कितने दिन का अंतर, 20, 19, 18, 17 और 16, कितने दिन का, 5 दिन का अंतर। कितने दिन का, 5। इसका मतलब डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा का आरंभ किस विषय से हुआ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, परीक्षा का आरंभ किस विषय से हुआ, वाणिज्य से। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्य, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गणित की परीक्षा के ठीक बाद किस विषय की परीक्षा हुई। चेक करें दोस्तों कि गणित की परीक्षा के ठीक बाद, ये रहा गणित, गणित के ठीक बाद किसका पेपर हुआ है, हिंदी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी। क्या आंसर हो जाएगा, हिंदी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असंगत को पहचानिए। आपको असंगत बताना है कि इसमें असंगत क्या है। देखिए दोस्तों, ये आपके चित्र इस तरह से बन रहा है, यहां से ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए ये जो डायग्राम है वो कैसा है, क्लॉकवाइज, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 के अंदर तीर का निशान क्लॉकवाइज है, लेकिन 1 के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भिन्न बताइए। इनमें से भिन्न क्या है वो आपको बताना है, मीठा, नमकीन, गरम या खट्टा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीठा भी स्वाद को दर्शा रहा है, नमकीन भी एक स्वाद को दर्शा रहा है, और खट्टा भी स्वाद को दर्शा रहा है, लेकिन ये गरम है, ये आपका क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन आपसे जीके के संबंधित पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एफिग्राफिक का अर्थ है। एफिग्राफिक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, एफिग्राफी का मतलब होता है दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एफिग्राफी का अर्थ है अभिलेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जाबलीपुर जालोर, शाकंभरी सांबर, श्रीमाल भीनमाल, अहिछत्रपुर नागौर इत्यादि नामों का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से शिलालेख में इसका जो उल्लेख है वो किया गया है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अंदर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1170 के अंदर दोस्तों किसके शासनकाल में, आपके सोमेश्वर के समय, किसके समय, सोमेश्वर चौहान के समय दोस्तों ये शिलालेख मिला। सोमेश्वर चौहान के समय इसके अंदर दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा कुंभा के ग्रंथ एक लिंग महात्म्य की रचना किसने पूरी की। तो दोस्तों ये राणा कुंभा का ग्रंथ एक लिंग महात्म्य है, इसकी रचना है वो सारंग व्यास के पुत्र कान्व व्यास द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारंग व्यास के पुत्र थे कान्व व्यास, इसके द्वारा इसकी जो रचना है वो पूरी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने राजपूताना शब्द का प्रयोग प्रथम बार लिखित रूप में किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो भी जॉर्ज थॉमस बता रहे हैं ये दोस्तों आपका आंसर गलत है, क्योंकि दोस्तों जॉर्ज थॉमस है इन्होंने लिखित रूप में न करके 1800 ईस्वी में दोस्तों राजपूताना शब्द की मौखिक रूप में बताया था। इन्होंने मौखिक रूप में इसके
जो राजपूताना शब्द है इसका प्रयोग मौखिक रूप में किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा विलियम फ्रैंकलिन। यहाँ पर फ्रैंकलिन ने लिखित रूप में दोस्तों 1805 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये इनकी पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी टेसीटोरी जिन्होंने बीकानेर में रहकर चारण साहित्य पर शोध किया, वे मूलतः कहाँ के निवासी थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलपी टेसीटोरी, इन्होंने बीकानेर के अंदर चारण साहित्य की रचना की थी दोस्तों। तो ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इटली के निवासी थे। और उस समय बीकानेर के जो शासक है वो कौन थे दोस्तों? गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह उस समय बीकानेर के शासक थे। और आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल का परिवार मूलतः कहाँ का निवासी था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल है इसका जो परिवार है मूलतः कहाँ का निवासी था? नागौर का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों अबुल फजल का जन्म है वो आपके आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा के अंदर। तो यहाँ पर आपका आंसर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम संग्रहालय अल्बर्ट हॉल की जो स्थापना है वो कब की गई? अल्बर्ट हॉल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में जयपुर के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रांतीय विद्या प्रतिष्ठान 1955 स्थापना कहाँ पर हुई? राजस्थान विद्या प्रतिष्ठान की जो स्थापना है 1955 के अंदर वो कहाँ पर की गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, जोधपुर के अंदर की गई। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सभ्यता पाषाणकालीन कहलाई? कौन सी सभ्यता है वो पाषाणकालीन कहलाई? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं से। डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छा आंसर है दोस्तों। कालीबंगा की बात करें तो ये कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कांस्य युगीन। गणेश्वर की सभ्यता की बात करें तो दोस्तों ये कैसी है? ताम्र युगीन सभ्यता है। आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये भी ताम्र युगीन सभ्यता है। तो दोस्तों पाषाणकालीन इसके अंदर कोई नहीं है। और दोस्तों अगर याद रखना चाहें तो पाषाणकालीन जो सभ्यता है इसके अंदर कौन कौन सी आएगी? डीडवाना। कौन सी? डीडवाना। उसके बाद में दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर, डीडवाना नागौर और बागौर सभ्यता भीलवाड़ा वाली। ये दोस्तों ये सारी की सारी पाषाणकालीन सभ्यता है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रबरदई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, इस मत का समर्थक था। चंद्रबरदई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों अग्निकुंड से हुई, इसका समर्थन किसने किया? सूर्यमल मिश्र ने। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि किसने दी? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सीवी वैद्य के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा राघव चेतन ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ विश्वासघात किसने किया? 1527 के अंदर दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा गया। राणा सांगा के साथ जो विश्वासघात है
वो किसके द्वारा किया गया? सहेलदी कंवर द्वारा। सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राठौड़ शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों यहां पर बात करें, राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मंडोर को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक दोस्तों कौन था? राव चूड़ा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राव चूड़ा ने दोस्तों मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी है वो किसको बनाया? मंडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि गिरी सुमेल युद्ध में शेर शाह के विरुद्ध में किन सेनापतियों ने अपनी वीरता का परिचय दिया? गिरी सुमेल युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध था दोस्तों। इसके अंदर जो शेर शाह है इसके विरुद्ध में किस सेनापतियों ने अपनी वीरता का जो परिचय है वो दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जेता व कुंपा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के शासक जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि से किसने नवाजा? सवाई की उपाधि है वो जय सिंह द्वितीय को किसके द्वारा मिली थी दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन कहलाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोटा राज्य है इसका जो संस्थापक शासक है वो कौन कहलाया? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माधो सिंह। कोटा की स्थापना दोस्तों, ये जो शासक है इसका जो कोटा राज्य का संस्थापक है वो माधो सिंह था, लेकिन इसका नाम है वो कोटिया भील पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित को छांटना है आपको। एक तरफ आपको राज्य दे रखा है, दूसरी तरफ उसके शासक दिए हुए। अजमेर की स्थापना अजयराज द्वारा। अर्णोराज ने दोस्तों अनासागर झील का निर्माण। विग्रहराज चतुर द्वारा 2.5 दिन का झोंपड़ा, या फिर अमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी। तो असुमेलित को आपको बताना है। तो दोस्तों बात करें अजमेर है, ये नगर अजयराज ने बसाया। अर्णोराज ने दोस्तों अनासागर झील का निर्माण कराया। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों संस्कृत कंठाभरण नामक पाठशाला बनाई थी, लेकिन दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा है ये दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, जो संस्कृत जो पाठशाला थी उसे तोड़कर बनाया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास द्वारा। जो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है दोस्तों, ये 1897 से लेकर कहाँ तक 1941 ईस्वी तक चलने वाला सबसे लंबा आंदोलन। कुल कितने वर्ष चला दोस्तों? 44 वर्ष तक ये आंदोलन चला। और इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, बिजोलिया जो ये बिजोलिया आंदोलन हुआ था इसकी शुरुआत है वो गिरधारीपुरा गांव से हुई थी। किससे हुई? गिरधारीपुरा जो गांव है इससे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से? 1897 से 1941 तक सबसे लंबा चलने वाला दोस्तों आंदोलन था। 44 वर्ष तक चला था। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? साधु सीताराम दास द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 ईस्वी की जो क्रांति है इसकी सूचना प्रथम बार राजस्थान में कब पहुंची? 1857 की क्रांति की सूचना दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले कब पहुंची? 19 मई के दिन। और वर्ष कौन सा था दोस्तों? 1853 ईस्वी। इस दौरान दोस्तों 1857 की क्रांति की जो सूचना है वो सबसे पहले राजस्थान में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार त्योहारों का सही कालक्रम है। त्योहारों का सही कालक्रम भारतीय पंचांग के अनुसार दोस्तों गणगौर के बाद में अखा तीज, फिर दशहरा, फिर दीपावली और उसके बाद होली। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहे। अगला क्वेश्चन है कि क्रिसमस डे है वो कब मनाया जाता है? क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली
मूलतः राजस्थान की नहीं है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती या फिर ब्रज? तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की मूलतः बोली कौन सी नहीं है? ब्रज है, वो राजस्थान की नहीं है। ये दोस्तों यूपी साइड बोली जाती है ब्रज भाषा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबुधाड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? सिंबुधाड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ का संबंध है दोस्तों किससे है? तो आपका आंसर हो जाएगा जसनाथ जी से। बी ऑप्शन दोस्तों जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित को छांटिए। मीराबाई, मेड़ता, करमेतीबाई खंडेला, जाम्बोजी पीपासर, संत पीपा गागरौन। इनकी दोस्तों जन्मस्थली के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है वो असुमेलित है, क्योंकि दोस्तों मेड़ता में नहीं है। मीराबाई का जो जन्म है दोस्तों कुड़ की पाली के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुड़ की पाली के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली में कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध हुई? किशनगढ़ शैली में कौन सी चित्र शैली प्रसिद्ध हुई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बणी ठनी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको लोक देवता दे रखा है और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको दे रखा है इनकी जो प्रतीक चिन्ह है उनको दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तेजाजी। तेजाजी का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा? आपके यहाँ पर दोस्तों संबंध हो जाएगा लीलन से। किससे हो जाएगा? लीलन से। फिर दोस्तों रामदेव जी, रामदेव जी का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा नीला एक। फिर दोस्तों गोगा जी से क्या हो जाएगा? गोगा जी का हो जाएगा लीला। दो ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों गोगा जी का यहाँ पर लीलागर हो जाएगा, सही कर देना। गोगा जी का क्या हो जाएगा? लीलागर। और उसके बाद में देवनारायण जी का क्या हो जाएगा? लीला। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? 4 2 1 3। 4 2 1 3। सी ऑप्शन सही हो रहा है। सही कर दे दोस्तों। एक मिनट, रामदेव जी का जो संबंध है इसको पुनः एक बार सही से देख ले दोस्तों। 4 2 1 3 बन रहा है। तेजा जी का क्या बन रहा है? लीलन। उसके बाद में रामदेव जी का लीला। और उसके बाद में गोगा जी का क्या बन रहा है? नीला। और देव नारायण जी का क्या बन रहा है? लीला। तो क्या बन रहा है? 4 2 1 3। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश, दूसरी तरफ कुलदेवी। दोस्तों राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता 2 नंबर सही हो जाएगा। भाटी राजवंश की स्वांग्या माता 3 नंबर सही हो जाएगा। और उसके बाद में चौहानों की कुलदेवी जीण माता 4 नंबर। और जाट की राजेश्वरी माता यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 3 4 और 1, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? जल्दी से बताएं, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कथक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की कार्यपालिका का प्रधान होता है? कौन होता है दोस्तों प्रधान? राज्यपाल। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री क्रमशः थे? राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री दोस्तों हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है? दोस्तों सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, बी.डी. कल्ला या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर डी से सही हो जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे सचिन पायलट, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश है?
तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है ये डी ऑप्शन। यहाँ पर देख ले दोस्तों, ये सतीश मित्तल है, इनको अब हटा दिया गया है। इनकी जगह पर दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, वो आपके एस शिंदे है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एस शिंदे। ये वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। तो आपका आंसर एस शिंदे हो जाएगा। ये पूर्व में थे सतीश मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। तो दोस्तों वर्तमान के अंदर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान में विधायकों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? कौन से वर्ष की गई दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1977 ईस्वी में विधानसभा के जो विधायकों की संख्या है वो 184 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। वर्तमान में राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग की मंत्री कौन है? वर्तमान में राजस्थान के अंदर उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री दोस्तों कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा भंवर सिंह भाटी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? कौन से जिले की आकृति दोस्तों धनुषाकार है? तो आंसर हो जाएगा दौसा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। कौन सी समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में जिप्सम के लिए प्रसिद्ध श्रेणी है? मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जायल श्रेणी या सभी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मांगलोद श्रेणी। बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ काल तक हवा के एक ही दिशा में चलने से कौन सा बालू का स्तूप निर्मित होता है? सब्रकाफिज, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या पैराबोलिक? एक ही दिशा में चलने से कौन सा बालू का स्तूप है वो निर्मित होता है? तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी तक विस्तृत बालू का स्तूप है। बालू का स्तूप से संबंधित दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो वीडियो सेशन है दोस्तों ये DLED BSTC के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। तो यहाँ पर दोस्तों हनुमानगढ़ से हिसार भिवानी तक कौन सा बालू का स्तूप फैला हुआ है? नेटवर्क बालू का स्तूप। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए आंसर जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई? अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली के पश्चिम में राजस्थान के कितने जिले स्थित है? अरावली के पश्चिम के अंदर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित है? 33 जिले। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोजत का किला निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? नानी शिरडी पहाड़ी, बामती पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी या काली खोह पहाड़ी? सोजत का जो किला है दोस्तों किस पहाड़ी पर निर्मित है? नानी शिरडी पहाड़ी पर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक जन घनत्व है? किस भौतिक भाग के अंदर सर्वाधिक जन घनत्व है? पूर्व मैदानिक भाग में, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में, मरुस्थलीय प्रदेश में या अरावली पर्वतीय प्रदेश में? किस भाग के अंदर सर्वाधिक है? तो पूर्वी मैदानिक भाग के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानदेसरा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानदेसरा का पठार राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़ में। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गजेला गजेला, जिनका आंसर है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी तैयारी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अनुप्रति योजना प्रारंभ की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे। अनुप्रति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेरोजगारों में कौशल विकास को प्रोत्साहन देना, महिलाओं को घरेलू उद्योग हेतु ऋण उपलब्ध करवाना, आदिम जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करना, या फिर पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं कोचिंग उपलब्ध करवाना। तो अनुप्रति योजना का संबंध किससे हो जाएगा? डी से, पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति और कोचिंग को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीके का आखिरी क्वेश्चन, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में कब आरंभ हुई? इंदिरा रसोई योजना है वो राजस्थान में कब आरंभ की गई? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 2020 से। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 20 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपके सामने दोस्तों हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है कि उपसर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। उपसर्ग के संबंध में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन पीछे रह गया। उपसर्ग के संबंध में देखिए दोस्तों, नेति में न प्लस इति, नास्तिक में न प्लस आस्तिक, न प्लस आस्तिक, सह प्लस उदर सहोदर, सह प्लस हज सहज, अन प्लस सुया अनसुया, अन प्लस सन अनसन। लेकिन दोस्तों आविर्भाव में इसके अंदर आविर उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा है? आविर। और आविष्कृत में दोस्तों आविष, कौन सा है? आविष उपसर्ग है। इसका मतलब आपका ए ऑप्शन है वो क्या है? असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संगत विकल्प का चयन कीजिए। आरंभ, किसी साधारण कार्य की शुरुआत करना, प्रारंभ, रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना, श्री गणेश, किसी शुभ कार्य या परियोजना का शुभारंभ करना, उपयुक्त सभी। तो संगत का बताना है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सारे के सारे संगत है। आरंभ यानी किसी आरंभ साधारण कार्य की शुरुआत करना, प्रारंभ का मतलब रुके हुए कार्य को पुनः शुरू करना, और श्री गणेश करना यानी कि किसी कार्य शुभ कार्य को करना या फिर परियोजना का शुभारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दोस्तों दिग्दर्शन में आपसे संधि पूछ रहा है तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक्, दिक् प्लस दर्शन। क्या हो जाएगा? दिक् प्लस दर्शन। इसका मतलब इसके अंदर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठुर शब्द का सही विच्छेद, सही संधि विच्छेद निष्ठुर का। तो दोस्तों नी प्लस स्थुर हो जाएगा। विसर्ग जो भी बता रहा है वो गलत है। नी प्लस स्थुर व्यंजन संधि का उदाहरण है निष्ठुर। नी प्लस स्थुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? सही उपसर्ग किस क्रम के अंदर नहीं है? अभिष्ट की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। उच्छ्वास में बात करें तो उद, कौन सा? उद धन श्वास। कौन सा? उद धन श्वास। अरोहण, अहरोहण नहीं होता है दोस्तों, आहारोहण होता है। आहा, आ प्लस रोहण, आ प्लस रोहण होता क्या है? आरोहण। न की होता है अहरोहण। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका गलत है। परीक्षा के अंदर बात करें तो परिधन ईसा, परिधन ईसा। अरोहण नहीं होता है दोस्तों, आहारोहण होता है, आरोहण। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है?
चंद्रचूड़, इसके अंदर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, इस वाक्य में इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है? प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया, तो इसके अंदर दोस्तों वचन संबंधी अशुद्धि है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा, तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? मयंक सुंदर और हंसमुख है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, मयंक सुंदर और हंसमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीतार्थी की दृष्टि से एक युग्म का अन्य तीन से भिन्न है, पहचानना है। कनिष्ठ का वरिष्ठ, उर्वरण का ऋणी, क्रोध का कोप, क्षीण का स्थूल। अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्रोध का क्या होता है? कृपा होता है, न कि कोप होता है। क्या होता है? कृपा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग की पहचान करनी है। दुष्चरित्र का निश्चरित्र, मधुर का कटु, बद का नेक, विस्तृत का संक्षिप्त। अशुद्ध की पहचान करनी है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर? ए ऑप्शन ये अशुद्ध है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिण, हरिणीय युग्म का अर्थ होगा, इसका आंसर क्या होगा? हरिण का मृग हो जाएगा दोस्तों, और हरिणीय का सोना हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है, बाज का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा शार्दुल। ये आपके अंदर बाज का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द दोस्तों ये देखिए, सी और डी में निरादर का अनादर ये हो जाता है, तो सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बर शब्द का सही विलोम, बर्बर का सही विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहर्मी सूरत उक्ति का अर्थ होगा, मुहर्मी सूरत, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा दुखी चेहरा। बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? दक्षिण और पूर्व के जो बीच की दिशा है वो किस नाम से जानी जाती है? आग्नेय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आग्नेय के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तैरने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है? तितिर्षा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तितिर्षा कहा जाता है तैरने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द, संध्या और जो रात्रि होती है इनके बीच के समय को किस नाम से जाना जाता है? गोधूली के नाम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प का शब्द विदेशी भाषा के उपसर्ग से निर्मित नहीं है? बहुजल्प, बेआबरू, बमुश्किल, हरदम। कौन सा शब्द है जो विदेशी भाषा के उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बहुजल्प। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? वृद्धि संधि किसके अंदर नहीं है? स्व प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक, इसके अंदर भी वृद्धि संधि है। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, यहाँ पर जल प्लस ओक, जल्लोक, इसके अंदर वृद्धि है। वसुधा प्लस एव, वसुदेव, इसके अंदर भी वृद्धि है। लेकिन महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा, इसके अंदर दोस्तों वृद्धि संधि नहीं है। यहाँ पर आपके ये गुण संधि का उदाहरण है। अ या आ के बाद में उ या उ आ जाए तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये गुण संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोदक में कौन सी संधि है?
दोस्तों इसके संधि विच्छेद की बात करें तो गंगा धन उदक क्या बन रहा है, गंगोदक। क्या बन रहा है, गंगोदक। तो ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि का। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अंदर कौन सी संधि है, गुण संधि। यानी दोस्तों अ या आ के बाद में उ या बड़ा उ आ जाए तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। तो ये किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल किस भाषा का उपसर्ग है। अल शब्द है वो किस भाषा का उपसर्ग है, अरबी भाषा का। डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है। दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, संकेतार्थक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृत वाच्य को क्रमवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो, इसका क्रमवाच्य क्या हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्रमवाच्य का हो जाएगा, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हारा भला करे वाक्य किस प्रकार का है, विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या फिर संयुक्तवाचक। ईश्वर तुम्हारा भला करे किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे धर्म में निष्ठा हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसे धर्म में निष्ठा हो, धार्मिक, धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण या धर्मात्मा। जिसे धर्म में निष्ठा हो वो क्या कहलाता है दोस्तों, धर्मनिष्ठ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद है। चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा चित्त धन मय। चित्त धन मय चिन्मय व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का, व्यंजन संधि का, चित्त धन मय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, महोषध शब्द का संधि विच्छेद। दोस्तों महोषध शब्द है ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किस संधि का है, वृद्धि संधि का। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन औषध। महाधन औषध क्या हो जाएगा, महोषध। क्या हो जाएगा, महोषध। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सॉरी, महाधन औषध डबल मात्रा आएगी तो यहाँ पर आपका आंसर दोस्तों ए सही हो जाएगा, महाधन औषध। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कारागार, मददगार, गुनहगार, तलबगार। किसके अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा कारागार के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज के आपके BSTC यानी प्री DLED से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो सेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन है। इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन कुछ नहीं आएंगे। इसी तरह का जो पेपर का पैटर्न है वो आपका रखा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।